students, welcome to Hardware Skill Center यमुनानगर। स्टूडेंट्स ने अभी क्लास ज्वाइन की है, उससे पहले कुछ नहीं कर पाए ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, तो उसमें अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो ये टॉपिक अभी बताया जा रहा है यही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, जब आपकी क्लास शुरू होती है उसके आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आपकी क्लास को लॉक कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स उसके बाद ना एंटर कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और बीच में जब आप एंटर करेंगे आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों ने टाइमली एंटर करना है क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट का परफॉर्मा। अब लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस की थी, जिसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक और ट्रायल बैलेंस तक हम लोग ले आए थे। अब है हमारे फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि उसके परफॉर्मेंस इसमें होता क्या है। 3 पार्ट्स में होता है हमारा ये। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो सा भी आपका ईयर है 2019-18, इसको आप एक टी शेप देंगे। अभी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंट बना के दिखा रही हूँ, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उनको कंबाइन करके ही करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों कंबाइन करके बनते हैं। मैं आपको इनको डिफरेंट करके बताऊंगी, स्प्लिट करके। उसका हमारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कंबाइन भी बना सकते हैं, डिफरेंट भी बना सकते हैं। ये इसका क्रेडिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है। इधर अमाउंट एंड पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। अभी अगर हम परफॉर्मा की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो डेबिट साइड है, ये सारी हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज। परचेज होती है हमारी नेट परचेज, जिसमें से लेस करते हैं, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट है। और इधर भी हमारे 2 एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, और ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे 4 एलिमेंट्स बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रहते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हम टैली से भी रिलेट करें तो जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और टैली में भी इसी हेड में जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से होते हैं, फ्रेट हो गया, फ्रेट चार्जेस, कैरेज। कैरेज कौन सा, कैरेज ऑन परचेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो आपके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो सारे एक्सपेंसेस में आएंगे। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कौन कौन आ जाते हैं, वेजेस, और जितने भी लेबर एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होते हैं। जो एक्सपेंस हमारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अब इसी तरह से फैक्ट्री एक्सपेंस से और कौन कौन से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री रेंट हो गया, फ्यूल पावर हो गया। तो इसमें हमारे पास गिने चुने 8 से 10 एक्सपेंस होते हैं, जो कि कॉमनली आते ही आते हैं सारे क्वेश्चंस में। उसके बाद आपने इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड का मोस्टली टोटल ज्यादा रहता है आपका, क्योंकि आपकी सेल हमेशा इन एक्सपेंसेस से ज्यादा रहती है, तभी आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे।
बहुत ही रेयर केस होगा कि जिसमें ये वाला बैलेंस आपका कम आए, जब आपका जो कंपनी है लॉस में जा रहा हो। तो इधर से आपने टोटल किया और इधर से टोटल किया, अगर तो इधर बैलेंस बच रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लिखते हैं कैरी डाउन, जो कि कहां पे ट्रांसफर होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर इधर बैलेंस बच रहा है, इधर वाला सारा बाय की फॉर्म में आता है, बाय ग्रॉस लॉस, कैरी डाउन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि जब हम बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं वो उसकी ऑपोजिट साइड पे आते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के परफॉर्मा की। हम चाहें तो इसको एक्सटेंड करके बना सकते हैं इसके नीचे, अदरवाइज आप इसको अलग से भी बना सकते हैं। तो जब भी हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस अगले वाले अकाउंट में पोस्ट करना है, तो आप इसके बैलेंस की शुरुआत उसको ब्रोड डाउन करके करेंगे। मैंने इसको सेपरेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आप इसको कंबाइन करके जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं और कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो सा भी है आपका ईयर। और ऐसे ही हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट की एंड पर्टिकुलर, अमाउंट एंड पर्टिकुलर। डेबिट साइड सारा हमारा 2 से चलेगा, क्रेडिट साइड सारा हमारा 22 से चलेगा। अब इसमें सारी की सारी एक्सपेंसेस और पेमेंट्स आती हैं डेबिट साइड में, लेकिन उससे पहले आपने ध्यान क्या रखना है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है आप उसको यहाँ पे ब्रोड डाउन करेंगे। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसको मैं अभी G/P करके GP लिख रही हूँ, ब्रोड डाउन यहाँ पे। और अगर आपका ग्रॉस लॉस आता है तो आप उसको यहाँ पे ब्रोड डाउन करेंगे। उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे आफ्टर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अभी जैसे फैक्ट्री में लेबर है तो उनको वेजेस दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिस स्टाफ होता है उनको सैलरी दिया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, वो प्रोडक्शन से बाद में हटके, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद उसके ऊपर जितना भी वर्किंग रहता है, जो आपका क्लरिकल वर्क में आता है, अकाउंट्स वर्क में आता है, या कोई भी आप बैकएंड का वर्क लगा लो, वो सारा सैलरीज यानी आफ्टर प्रोडक्शन जितना भी आपका है वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है। इसमें टू सैलरी, एडवर्टीजमेंट, तो इसकी लिस्ट हमारी काफी लंबी है। जो हमारे मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, मैं अभी वो वाले इसमें मेंशन कर लेती हूँ, आपको ये हर क्वेश्चन में मिलेंगे। सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, रेंट पेड, कमीशन, ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं। इंश्योरेंस, अगर आपका कोई बैंक लोन है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या किसी भी तरह का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, पेमेंट्स सारी की सारी डेबिट साइड में आएंगी। बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इसी तरह से अगर आप सेल के ऊपर या कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, वो भी इसमें आएगा। अगर आप सेल के ऊपर कैरेज पे कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड, वो भी P&L की डेबिट साइड में आता है। और अगर आप एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो भी आपका खर्चा माना जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या किसी तरह का कोई ऐसे आप मिसलेनियस एक्सपेंस कर रहे हैं, जिनको हम जर्नल एक्सपेंस में काउंट करते हैं, जो आपके डे टू डे रूटीन में होते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली ना मेंशन करके जर्नल एक्सपेंस ले लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस,
बैड डेब्ट्स, अगर कस्टमर का पैसा डूब गया तो वो सारा बैड डेब्ट्स में जाता है। इसी तरह से अब आते हैं क्रेडिट साइड में, इसमें सारी की सारी इनकम्स आएंगी। अब इनकम्स इसी का हम ऑपोजिट ले लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पेड में भी होती हैं बट रिसीविंग का भी पार्ट होती है। जस्ट लाइक आप इंटरेस्ट पे भी करते हैं, और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपने शेयर्स लगाए हुए हैं किसी कंपनी में तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स टू बी पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही इधर डिस्काउंट अलाउ था जो हमने सेल के टाइम पे दिया था, इसमें इट्स डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आप परचेज के टाइम पे पेमेंट्स करते हैं और उस टाइम पे आपका क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देता है। और इसमें हमने बैड डेब्ट टर्म यूज की थी कि आपका पैसा अगर डूब गया तो अगर वही वाला पैसा आपको रिकवर हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर, पार्ट ऑफ इनकम सो क्रेडिटेड। ऐसे ही अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो अब और एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ इनकम। इसी तरह से अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम का पार्ट है, तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल, तो मोस्टली इस साइड का टोटल ज्यादा रहता है अगर आपका जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का कम है तो आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो इधर से आपने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट, जो कहां पे कैरी डाउन होगा, बैलेंस शीट में। और अगर इधर आता है तो बाय नेट लॉस, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं आपकी इनकम से, तो आपका यहां बैलेंस बचेगा, तो बाय नेट लॉस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट। और दो दफा आपने टोटल इक्वल करके दिखाना है, डबल अंडरलाइन करके, ये मैंडेटरी होता है अकाउंट्स में। अब ये वाला दोनों का बैलेंस, इधर दिस और दिस, ये हमारा किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। अब हम बैलेंस शीट के प्रोफार्मा पे आते हैं। बैलेंस शीट इज बेसिकली क्या, स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होती है। तो इसीलिए हम इसके साथ क्या लिखते हैं, एज ऑन। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसके साथ हमने क्या लिखा था, एज ऑन। स्टेटमेंट्स के साथ एज ऑन 31 मार्च जो भी हमारा ईयर है लेंगे, इसको भी टी शेप में, क्योंकि जब भी आप चीजों का पार्टीशन करते हैं तो टी शेप लेना इज मैंडेटरी, जस्ट बिकॉज आप दोनों तरफ इक्वल एलिमेंट्स ले सकें। और इधर मेरा अमाउंट का कॉलम बन जाएगा, और इसमें आप पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, इसमें आप लिखते हैं एसेट्स एंड इधर लायबिलिटीज, और इधर अमाउंट। अब इसमें क्या क्या आता है, पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। इसमें हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लायबिलिटीज आती हैं। अभी जैसे बैंक लोन है, लोन आपने देना है, पार्ट ऑफ लायबिलिटी। बैंक से आपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करवा रखा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी। आपके पेंडिंग बिल्स हैं विच आर टू बी पेड, बिल्स पेबल, लायबिलिटी। उसके बाद क्रेडिटर्स, जिनका आपने पैसा देना है क्योंकि आपने इनसे ऑन क्रेडिट परचेज किया हुआ है, तो लायबिलिटी। और एक्सपेंसेस हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग हैं, जैसे मान लो रेंट है, अभी हमारा मई मंथ चल रहा है और हमारा अप्रैल का मार्च का रेंट अभी पेंडिंग है, हमने नहीं दिया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में काउंट होते हैं, चाहे वो रेंट हो, कमीशन हो, कुछ भी। और आउटस्टैंडिंग जो भी होते हैं वो सारे के सारे करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल दिखाते हैं अपनी, और इस कैपिटल में जो हमारे P&L में नेट प्रॉफिट आया था आप उसको ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस है तो आप उसको माइनस कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपने पर्सनल विड्रॉ करवा रखा है कोई अमाउंट ड्रॉइंग, तो वो भी आप इसमें से लेस कर देंगे। अब इसकी दो तरह से एडजस्टमेंट होती है, ड्रॉइंग्स या तो आप कैपिटल में से लेस कर दो
या फिर आप ड्राइंग्स को पी एंड एल के डेबिट में दिखा दो, आपकी बैलेंस शीट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही या तो नेट प्रॉफिट आप इसमें ऐड करो, चाहे आप अलग से दिखा दो, और नेट लॉस या तो कैपिटल में से माइनस कर दो या फिर एसेट में दिखा दो, तभी बैलेंस शीट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसकी डेबिट साइड पे। अब इसमें हमारी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट होती हैं, इनकी मैं एक थ्योरी क्लास लूंगी जब मैं आपको लायबिलिटीज और एसेट्स को डिटेल में बताऊंगी कि हमारी करंट और फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी होती हैं और उन्हें क्यों ऐसे बोलते हैं। अभी हम इसको इस ऑर्डर में चला रहे हैं, ऊपर हमारी करंट एसेट्स और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। अभी जैसे कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, बैंक बैलेंस, आपका एफडी है एट बैंक, उसके बाद आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है यानी इन्वेस्टमेंट। पेंडिंग बिल्स विच आर टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, बिल्स रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। देन डेटर्स, जिनको आप सेल करते हैं इन फ्यूचर यू रिसीव अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, सो जो भी आपको इन फ्यूचर अभी मिलना है, जो भी रिसीवेबल है, ऑल विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ योर एसेट्स। देन स्टॉक, जिसमें हम बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ यहां तक सारी की सारी करंट एसेट्स थी। अब आ जाती हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें फर्नीचर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस भी। अब बैलेंस शीट, इसका टोटल ऑटोमेटिक इक्वल आना चाहिए। स्टेटमेंट्स में कभी भी बैलेंस नहीं बचता। बैलेंस किस में बचता है? इस तरह के अकाउंट्स में, जैसे हमने पी एंड एल का बनाया, इससे पहले ट्रेडिंग का बनाया था। अकाउंट के जो बैलेंस है वो स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर होते हैं और स्टेटमेंट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। अगर इसका टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो आपको सारे के सारे अकाउंट्स दोबारा से एनालिसिस करने पड़ेंगे, उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालनी पड़ेंगी, आप अपनी एरर्स को फिर रेक्टिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप इसके परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये चीजें मैंने डिस्कस की में आप ध्यान देंगे अपने प्रीवियस नोट्स पे, जिसमें मैंने ये परफॉर्मेंस डिस्कस किया हुआ है, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगी और नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये मैं कल यहीं तक